ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। आप शास्त्रीय गायक बनना चाहते थे, लेकिन आज आपको भारत में भजन सम्राट के नाम से जाना जाता है। सेंट बटन भगवान के पास, वो जो चाहता है वो होता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो कलाकार होते हैं उनके काम के हिसाब से उनकी इमेज बन जाती है। मेरे पास दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आई हैव नो हाउस, किराए पे रहता हूँ। तो ये 2 किलो भिंडी वाला क्या किस्सा बड़ा है? मजेदार बताइए। किस्सा, शॉर्टकट से उनका नाम हो जाता को अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ हासिल करना बच गया? है। ये पॉडकास्ट ही रह जाता है। अक्सर हम सभी के साथ ये होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। शायद यही वजह है कि हम सभी की ज़िंदगियाँ अनस्क्रिप्टेड कहानियों की तरह है। आज के एपिसोड के गेस्ट, उनकी कहानी भी कुछ इसी तरह है। आज वो भारत के भजन सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए प्लान किया ही नहीं था। फिर ये कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जादुई आवाज़ के मालिक, बेहद पॉपुलर, बेहद टैलेंटेड कलाकार अनूप जलोटा जी। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। अनूप जी, कीर्ति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने YouTube चैनल पे मुझे जगह दी है। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बातें होने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल होंगी। आपके बारे में अनूप जी, ये तो सबको मालूम है कि आपने 7 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत सीखा और अपने पिताजी से सीखा और आप शास्त्रीय गायक बनना चाहते थे, लेकिन आज आपको भारत में भजन सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इत्तेफाक था कि आप बनना कुछ और चाह रहे थे और आप बन गए भजन गायक? देखिए, हम लोग कंप्यूटर में जी प्रोग्रामिंग करते हैं, जी। ये करना है वो करना है। सेंट बटन भगवान के पास, जी। वो जो चाहता है वो होता है। जैसे आप घर में खाना बना रही हैं, आपने 3-4 डिशेस बनाई, जी। ये सोच के कि ये बहुत अच्छी बनी है, दूसरों को कोई और पसंद आई, ठीक बात है। तो वो ऐसा ही म्यूज़िक में है कि हम तो सब कुछ गाते हैं, गज़ल, भजन, फिल्म सॉन्ग, क्लासिकल, फोक। लोगों को भजन ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ ईश्वर बैठा हुआ है, अब इस पे ज़्यादा ध्यान दें। जी, आई थिंक ईश्वर की अगर बात करें तो आपके जो गानों की शुरुआत हुई, वो भी जहाँ तक हमारा नॉलेज है, आपकी रिसर्च के बाद जो हमें पता लगा है कि आपने ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कोरस सिंगर आपने ज्वाइन किया। उसके बाद वहीं से आपको शायद शिरडी के साईं बाबा में आपको पहला ब्रेक मिला, जिसमें आपने 4 गाने गाए। तो फिर वो भले ही गाने थे, लेकिन आपकी एंट्री तो भगवान के थ्रू ही हुई। देखिए, कोरस में गाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। जैसे 4 लोग गा रहे हैं कोरस में, हम 30 थे, तो 4 को एक जैसा गाना, तब कोरस होगा ठीक। जैसे सपोज हम और आप गा रहे हैं, जी। तो हमने गाया एक प्यार का नगमा है, और आपने गा दिया एक प्यार का तो मैच नहीं होगा। अब वो 30 को एक जैसे गाना है, कोरस गाना बहुत मुश्किल बहुत काम है। डिफिकल्ट है। तो वो प्रैक्टिस आपको काम आई? बहुत काम आई, उससे हमको अपने कॉन्सर्ट करने में बड़ी मदद मिली, क्योंकि अलग अलग ऑक्टिव में हम उसको गाते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि हर एक को थोड़े कोरस में गा लेना चाहिए, हर सिंगर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी सही है कि आपने तकरीबन अपने 50 साल के अपने करियर में अब तक 500 से भी ज़्यादा लाइव शोज़ किए हैं आपने। नहीं, 5,000। हाँ सॉरी, 5,000 से ज़्यादा आपने लाइव शोज़ किए हैं। और इन 5,000 लाइव शोज़ में कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा हो, किसी भी टर्म्स में? एक तो कमाल हुआ था, जी। जयपुर में कॉन्सर्ट किया, सुबह वापस आ रहे थे बॉम्बे, तो एयरपोर्ट पे एक भाई साहब मिल गए जी। कि अनूप जी, कल हम भी आए थे आपके प्रोग्राम में, और 30 साल पहले भी आपका गाना सुना था, अच्छा। और कल रात को आपका सुना, वैसे का वैसा। तो मैंने कहा इसका मतलब 30 साल में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। तो कहने लगे नहीं, ये मतलब नहीं है। तो इस तरह के जब मज़ेदार कुछ वाक़यात होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी, आपसे इतनी सी देर अभी बातचीत हुई है और लेकिन ये समझ में आ गया कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है।
तो एक कलाकार के लिए अगर हम बात करें कि रियाज़ करना, संगीत का ज्ञान होना, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो व्यक्तित्व होता है उसका क्या असर एक कलाकार के ऊपर पड़ता है? खुशहाल व्यक्तित्व होना चाहिए। देखिए, आपको एक शेर सुनाता हूँ बड़े मज़ेदार। जी अभी मकर संक्रांति निकली, जी जी। तो मकर संक्रांति आई तो तिल का जिक्र आया। तिल खाते हैं ना, हाँ, तिल तिल के का लड्डू। लड्डू खाते हैं जी। तो मकर संक्रांति आई तो तिल का जिक्र आया, गुड़ पे बैठा तो गजक हो गया। गुड़ पे बैठा तो गजक हो तो गया। गजक हो गया, गाल पे बैठा तो गजब हो गया। जी तो ये मन को हमेशा खुश रखना चाहिए कि आप हर वक्त डल ना हो किसी वक्त के। तो अगर इस तरह के रहेंगे तो ना तो उम्र का पता लगेगा, न थकान का पता लगेगा। मैं अभी 71 प्लस हूँ, लेकिन मैं रोज़ प्रोग्राम करता हूँ। मैं महीने की करीब 25 फ्लाइट्स लेता हूँ, और ये पिछले 40-45 साल से। क्यों? क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ गाना गाना मज़ा आएगा, चलो चलता है। कभी मुझे थकान हुई नहीं। ये जिंदा दिली भी बहुत ज़रूरी है। आपने एक और बहुत अच्छी चीज़ कही कि आप भजन गाते हैं, और आपने किसी एक इंटरव्यू में या किसी बातचीत के दौरान ये कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भजन गाते हैं वो कमंडल लिए होता है या साधु संत है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो कलाकार होते हैं उनकी उनके काम के हिसाब से उनकी इमेज बन जाती है। कितना मुश्किल होता है उस इमेज में बंध के रहना या उस इमेज से बाहर आने के लिए? मैंने इमेज की कभी कोई चिंता नहीं की। मैं जो कुछ करता हूँ सबके सामने करता हूँ। मैं ओपन बुक हूँ। जैसे मैंने आपको ये शेर सुना दिया, जी कुछ लोग संकोच कर सकते थे जी कि नहीं यार, लेकिन किस बात का संकोच? इट्स अ ब्यूटीफुल पोएट्री, इसको सुनाना चाहिए। जी एक और आपको सुनाता हूँ शेर जी। कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। अरे वाह। अब ये सब अगर हमारे व्यवहार में ना हो तो आदमी क्या ड्राई जिंदगी गुजार के क्या करेगा? जी, क्या यही वजह है कि आपके लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी आपके पीछे पीछे कई बार चलती? बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में तो कोई कंट्रोवर्सी आपकी कभी नहीं रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी कंट्रोवर्सीज काफ़ी रही। मैं उनकी भी परवाह नहीं करता। कैसे डील करते हैं आप उनको? जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, उसी की गलत या सही चर्चा हो सकती है। गली के किनारे जो एक पान वाला है उसकी कभी चर्चा नहीं की, वो जो कुछ करता है करता रहे। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन कुछ कर रहे हैं तो चर्चा होगी, नाम है तो चर्चा होगी, है ना? जी। तो परवाह नहीं करनी चाहिए, आप अपना काम करते जाइए, लेकिन इसका आपको विश्वास होना चाहिए कि आप गलत नहीं कर रहे। तो मैं गलत करता ही नहीं हूँ। चर्चा करना दूसरे का काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं कर रहा। इसीलिए आप अफेक्ट नहीं होते उससे। होता ही नहीं अफेक्ट, कभी भी नहीं हुआ। तो कभी आपको ऐसा ऐसा कोई लाइफ में कोई मोमेंट आया कि कभी जब आपको लगा हो कि आप थोड़ा डलनेस आई है या थोड़ा कभी नहीं। बुरा लगा है? ऐसा कभी ना नहीं ना हुआ? ना ना, कभी भी नहीं। तो क्या आपको संबल देता है अगर लाइफ में कई कभी कभी आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जहां आपको सेटबैक लगा, उस वक्त आपको किस चीज़ ने संबल दिया कि आप फिर से खड़े हुए? नहीं, और सेटबैक कभी लगा ही नहीं है। लोगों अच्छा। को गलत फहमी है। अच्छा। मैं हमेशा खुश रहा हूँ, मैं हमेशा बहुत अच्छी नींद लेके सोया हूँ। मैं आँख बंद करता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। मैं प्लेन में बैठा हूँ, अगर 2 घंटे की फ़्लाइट है तो मैं पूरे 2 घंटे सोता हूँ। और जब अमेरिका जाता हूँ 16 घंटे की फ़्लाइट है तो मैं 10 घंटे सोता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, जी। किसी मटेरियल चीज़ों से मुझे प्रेम नहीं है। आपको पता है, मेरे पास दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। अच्छा। आई हैव नो हाउस, आई हैव नो बिजनेस, आई हैव नो शॉप, आई हैव नो फार्म हाउसेस, आई हैव नो फ्लैट, नो हाउस, कुछ नहीं। मैं किराए पे रहता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान गया तो गया, कुछ नहीं उसके पास,
ख़त्म। जब तक है तब तक सब कुछ है। तो फिर ये 2 किलो भिंडी वाला क्या किस्सा वो है? बड़ा आपने अच्छा 2 किस्सा किलो है। भिंडी क्यों मंगवाई जब बड़ा आपके पास फार्म नहीं मैं है? बताता हूँ, बड़ा जी, जी, मज़ेदार बताइए। किस्सा है। लोग हमको फ़ोन करते हैं, अनूप जी हम आपसे मिलने आए हैं। तो मैं कहता ठीक है आ जाओ। आपके लिए कौन सी मिठाई लाएं? मैंने कहा मिठाई मत लाओ, 2 किलो भिंडी लाओ, 1 लौकी लाओ। वो घर में यूज़ होती है ना, बनती है, हम खाते हैं। जी, मिठाई तो पड़ी रहती है, लोग ज़्यादा खाते नहीं आजकल, ज़रा सा खा लिया। जी। भिंडी और लौकी 10 तरह की भिंडी बनाते हैं, 10 तरह की लौकी बनती है। तो मैं लोग वो सच में ले आते हैं, अच्छा। वो समझ जाते हैं बात तो ठीक कह रहा है। मनोज मुंतशिर एक बहुत बड़े, अब तो काफ़ी बड़ा नाम है आज, लेकिन उनके एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस दौरान आप किसे वो मिलने आए और उन्होंने कुछ भजन की लाइंस आपको सुनाई और आपने उस वक्त उनको उस ज़माने में 3,000 रुपये का चेक दिया, लेकिन वो आज तक ये नहीं जान पाए कि आपको वो लाइंस या भजन पसंद आए क्या, क्योंकि वो जब भी आपसे पूछते हैं आप हंस के टाल देते हैं। तो आज शायद इस एपिसोड में और पॉडकास्ट में आप बताएं तो शायद वो भी सुने। देखिए मनोज मुंतशिर बहुत बड़े विद्वान हैं। उनको हमारी भाषा का भी बहुत पता है, जी। गहराई जानते हैं भाषा की, वक्ता बहुत अच्छे बोलना। तो वो जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने जो लिख के मुझे दिया वो उस पर तो मैंने गौर किया भी नहीं, लेकिन जब जो जो चीज़ें वो मुझसे बोल रहे थे तो मैंने सोचा इसको तो बम्बई से बाहर जाने नहीं चाहिए, तो यहीं रहना चाहिए, इसको किसी तरह रोकना है। और मैंने रोकने का प्रयास किया अपने तरीके से, वो रुक गए। क्योंकि इतने अच्छे विद्वान को, इतनी जिसको नॉलेज है भाषा की, वो मायूस होकर कैसे चला जाए बम्बई से, और हमारे होते तो हमने तो इस तरह बहुत लोगों को रोका है। जी। क्योंकि अगर किसी में कोई खूबी है तो वो कितने लोगों को खुश करेगा। आप देखिए मनोज मुंतशिर जी ने कितने लोगों को खुश किया। मैं तो उनके शहर गया था, उनके पिताजी को मिल के आया, उनको बता के आया कि आपके बेटे ने आज कमाल किया हुआ है। जी। तो किसी व्यक्ति में प्रतिभा है और अगर हम उसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए, और हर एक को करना चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की बात करें, जो सिनेरियो संगीत को लेकर के बदल रहा है, क्योंकि हर चीज़ बदलती है, कांस्टेंट चेंज होती रहती है, युवा फिर से एक भाग दौड़ शोर शराबे वाले गाने को सुनकर, लेकिन अभी के युवाओं की कुछ रुचि भक्ति संगीत और मीनिंगफुल या सोलफुल संगीत की तरफ उनकी रुचि होने लगी है। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? या सोशल मीडिया जिसके कारण रीच या पॉपुलैरिटी आई है, या वाकई यूथ चेंज हो रहा है? ये हमारे मोदी जी के कारण है और योगी जी के कारण है। वो जिस तरह की बातें करते हैं अपने भाषण में, तो यंग यूथ बैठा उनको सुन रहा होता है, वो उनके विचारों से चिपक जाता है। जिस तरह की बात है, इस तरह की बातें आपने किसी और प्रधानमंत्री से नहीं सुनी होगी कि वो यूथ के बीच में बैठ जाए, कुर्सी हटा दे, गले लगा के बैठ जाए, सबको गले में हाथ डाल के बैठ जाए। ये इन्होंने जो शुरू किया है, तो इनके विचारों को यूथ अपनाना चाहता है, उनके रोल मॉडल बन गए हैं। तो मैं इनको ही रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। इन लोगों की बातें जो हैं आज वो सर्वव्यापी हो गई हैं, चाहे जवान है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, वो इनको सुन के इनसे प्रभावित होता है। आपने एक स्टेटमेंट और कहीं दिया था, शॉर्टकट और शॉर्ट सर्किट, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने दिया था? ये इसमें दिया था कि आजकल जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें जो सिंगर्स आते हैं उनका अचानक नाम हो जाता है, शॉर्टकट से उनका नाम हो जाता है ओवरनाइट। जी। लेकिन क्योंकि वो शॉर्टकट से आए हैं तो उनकी लाइफ में बड़ी जल्दी शॉर्ट सर्किट आ जाता है। हाँ। और वो गायब हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं जी। कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, आपको नहीं पता, नहीं याद होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ उसका, इतना हंगामा किया, भूल गए लोग। लेकिन आपको ये याद है कि पंडित जसराज कौन है,
पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर कौन है, लता मंगेशकर कौन है। तो ये होता है बिना शॉर्टकट के आना, धीरे 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 आना और आपके दिल में जगह बनाना। दिल में जगह बनाने से हमें एक और चीज़ याद आई कि आपका जो बचपन है और आपकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई, तो वहाँ यकीनन जो उर्दू और भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो आपने सीखा ही होगा और वो आपके गाने में आपको काम भी काफ़ी आया होगा। लेकिन आपकी पैदा होने की कहानी बड़ी अलग है कि आप नैनीताल, आपके पेरेंट्स घूमने गए और आपको नैनीताल शायद इतना अच्छा लग गया। देखिए ऐसा है कि 71 साल पहले जी। मेडिकल साइंस ऐसी कहाँ थी कि बच्चा कब पैदा होने वाला। ये लगता था महीना बाकी है या 1.5 महीना बाकी है, चलो घूम आते हैं, हफ्ता भर नैनीताल हो आते हैं। जी। और वहाँ जाके पता लगा हम वहीं पैदा हो गए। लेकिन आज तो ये भी पता होता है कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे लड़का पैदा होने वाला। अगर हम ये इम्प्रोवाइजेशन की बात करें कि ये टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है, अगर हम म्यूज़िक पर आएँ तो म्यूज़िक में भी बहुत चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजीज़, ऑटो ट्यून या जो वेस्टर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल है, ये सब जब संगीत में होने लगा है तो उसकी आत्मा पर असर हो रहा है, संगीत की आत्मा पर, या ये ज़रूरी भी है? हमारे म्यूज़िक में इसकी ज़रूरत नहीं है। हम 7 साल की उम्र से गा रहे हैं, हमने कभी कोई टेक्निकल चीज़ इसमें यूज़ नहीं की है। ऑटो ट्यून से तो मतलब ही नहीं है। हम तो लाइव गाते हैं, वही रिकॉर्डिंग हो जाती है, वही लोगों के सामने आ जाती है। 15 मिनट में हमारा एक गाना रिकॉर्ड हो जाता है। 2 मिनट में हम एक गाना कंपोज कर देते हैं। ये ऐसी लागी लगन, ये जो आप सुनते हैं ना, ये 2-2 मिनट में कंपोज किया। ये हम सुनना भी चाहेंगे क्योंकि ये फेवरेट भजन है, भले ही 2 लाइन आप सुनाइए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह! सोचिए इतने सालों के बाद भी सुने तो वही ताजगी नज़र आती है इस भजन में। अगर हम गज़लों की बात करें, जैसे एक आम इंसान अगर हम सुनते हैं, आम श्रोता के हिसाब से, तो चाहे वो बॉलीवुड का गाना हो या गज़ल हो, सिर्फ भाव का अंतर समझ में आता है एक आम इंसान को। क्या गायकी के तौर पर भी इसमें अंतर है? काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर। देखिए भजन जब कंपोज किया जाता है तो सबसे पहले तो उसके अंदर हृदय में भक्ति आए तब वो कंपोज होगा। जैसे ऐसी लागी लगन को अगर भक्ति अंदर नहीं है तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी बन सकता है। लेकिन ऐसी लागी वो क्यों हुआ? हाँ, भक्ति आई है। अगर हम गज़ल की बात करें, आप गज़लें भी आपने बहुत गाई बहुत गाई हैं। गज़ल जब गाते हैं तो सच में मन में रोमांस आ जाता है। वो सोच के गाते हैं और किसी की बहुत खूबसूरत आँखें हैं तो उन आँखों का एक ख्याल में ला के फिर उस शेर को गाते हैं तो उसका असर बहुत होता है। अगर मेहंदी हसन जी ने जो उनकी बड़ी फेमस गज़ल है वो गाई होगी कि रंजिशे ही सही, हाँ हाँ हाँ, तो वो उन्होंने क्या कल्पना की होगी, क्या आप सुना सकते हैं वो दो हाँ लाइन? हाँ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने की, अब दुखाने की बात है, दिल ही दुखाने के लिए बुला रहे उसको, आ फिर से मुझे छोड़ के जा, छोड़ने की बात है, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। तो पूरा फील करके गाना पड़ेगा तब एक्सप्रेशन आएगा। आपने कहा कि आप महीने के 25 दिन आप ट्रैवल करते हैं, शोज़ करते हैं, तो आप इसी मूड, इसी भाव में रहते हैं?
आप मुझे सुबह 6 बजे मिल लीजिए, मैं ऐसे होऊंगा। अच्छा। आई एम ऑलवेज लाइक दिस, क्योंकि ये मेरा नेचुरल स्वभाव है, ये बना हुआ नहीं है। मैं ऐसा हूँ और ऐसे ही सबसे मिलता हूँ। मैं आपसे भी ऐसे मिल रहा हूँ जी और मुझे आपसे मिलकर लगा ही नहीं मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जी, बिल्कुल हमें भी ऐसा नहीं एक लग रहा। मिनट में मिल के हम लोगों ने एक दूसरे को पहचान लिया और हम प्यारी प्यारी बातें करना हमने शुरू कर दिया। जी, ऐसा ही होना चाहिए। आपके इतने सारे, आपने 50 साल में गाने, गज़ल और भजन गाए हैं, आपका सबसे फेवरेट गज़ल कहें, भजन कहें या गाना कहें, कौन सा देखिए, है और क्यों भजन है तो वो? मैंने सुनाई दिया है, इसी लागे, बिल्कुल। लेकिन जी गज़ल भी 2 लाइन सुनाता हूँ। जी। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। ये मेरा फेवरेट। बहुत खूब। आपको अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ अभी बच रही है कि जो आपको लगता है कि अभी वो हासिल करना बच गया है, ऑल्दो आप बहुत ये पॉडकास्ट ही रह गया था लगता है और तो सब हो गया था। सक्सेस की अगर बात करें, क्योंकि आप मतलब आपने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी आपका नाम है और आप सफलता तो मतलब क्या कहें कि आपकी पर्यायवाची है सफलता। आपके लिए क्या लगता है कि आज के युवा जो हैं या जो आज के गायक आ रहे हैं या कलाकार आ रहे हैं, वो सफलता के पीछे भागते हैं कि उनको सफल होना है, तो एक्चुअल अगर हम कहें कि सफलता के मायने होते क्या हैं? सफलता जो है वो आपके पीछे भागे तब आप अपने को सफल समझे। आप उसके पीछे भाग रहे हैं, पॉपुलैरिटी के पीछे, पॉपुलैरिटी आपके पीछे भागे कि भाई ये विशेष व्यक्ति है और इसका नाम तो होना ही है। तो मैं कभी सफलता या पॉपुलैरिटी के पीछे भागता नहीं हूँ। मैंने हमेशा फील किया है कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। अपना काम ईमानदारी से करो करते बस। रहिए, काम करते रहिए, वो अपने आप उसमें ग्लैमर भी आ जाएगा। नहीं तो आप सोचिए कि भजन में ग्लैमर कैसे आ सकता है, लेकिन आ गया। जी नहीं तो ग्लैमर तो फिल्मी गानों में होता है, ग्लैमर तो पॉप सॉन्ग्स में होता है, लेकिन भजन में क्यों आया, उसको तरीके से किया और आगे भी करते रहेंगे। तो आप जो अनूप जलोटा का जो व्यक्तित्व आज हमने इतने से समय में देखा, ये व्यक्तित्व शुरू से ऐसा है या समय के साथ चेंज हुआ? बचपन से ऐसे है। बचपन से ऐसे है। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, आपको पता है। मेरे सिस्टम में क्रोध नहीं है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी मुझे किसी पर क्रोध नहीं आया। मैंने इस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में बोला ही नहीं है। और वो इसीलिए नहीं आया है कि मैं ये समझता हूँ कि क्रोध जो है वो इंसान दूसरे की गलती पे करता है। गायकों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब आपको अपनी आवाज़ की देखभाल करनी है तो आपको ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। क्या ये ऐसा सच कुछ है? नहीं है। नहीं? मेरे खाने में अचार ना हो तो मैं खाना नहीं खाता। मैं फ्राइड चीज़ें खूब खाता हूँ, मैं मसालेदार चीज़ें खाता हूँ, मैं तो सब कुछ खाता हूँ। देखिए, जो कुछ आप खाते हैं वो तो निकल जाता है ना। गले में क्या अटक जाता है जो बुरा है, वो है निकोटीन, स्मोकिंग, वो है टोबैको, ये सब चीज़ें, वो अटक जाएगा। बाकी तो निकल जाता है, तो उसका तो असर होता ही नहीं। और आपने अचार खाया, 15-20 मिनट 1 घंटा उसकी खराश रहेगी, लेकिन मज़ा तो आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आप हमारे आग्रह पर इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए और इतनी मज़ेदार बातें आपने मुझे की। भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपसे बात करके मतलब जिस ठहराव और जिस ईमानदारी से आपने इस पूरे एपिसोड में बातचीत की, मतलब ये आपके व्यक्तित्व की गहराई बताती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा धन्यवाद आपसे मिलके भी, जी। आपसे बात करके भी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. अनूप जी। तो आज के इस एपिसोड में अनूप जलोटा जी, जो कि भारत के भजन सम्राट हैं, उनसे बात करके ये बात तो समझ में आई कि जब अनुभव के साथ आपके व्यक्तित्व में परिपक्वता, ईमानदारी और ठहराव आता है, तब आपकी कला ही नहीं, सिर्फ आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। और इसी तरह यूजेड के पॉडकास्ट भी आपके साथ के साथ हम हर दिन निखरते जा रहे हैं, और ये आपका साथ हमें हमेशा चाहिए। और अपना साथ आप हमेशा ऐसे ही बनाए रखें अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के साथ। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।